नमस्कार। अब चुनाव उत्तर प्रदेश का 7वें चरण और अंतिम चरण की तरफ बढ़ गया है। 7 मार्च को मतदान होने वाला है और उसके 3 दिन बाद ही 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। और ये जो अंतिम चरण का मतदान है, ये बड़ा खास है। खास इस लिहाज से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मतदान इसी चरण में होगा और इतिश्री इस चुनाव की इसी मतदान के साथ हो जाएगी। और मैं अब जब आपसे बात कर रहा हूं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मऊ से प्रखर द्विवेदी। पहले भी हम लोग इनसे बात कर चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और अक्सर मुझे अपडेट्स वहां से देते रहते हैं व्हाट्सएप पर और मैसेजेस के थ्रू। तो इनसे हम अब जानने की कोशिश करेंगे जो 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है और जिसे बड़ा निर्णायक माना जा रहा है और बड़ा चैलेंजिंग माना जा रहा है। चैलेंजिंग इस लिहाज से माना जा रहा है कि यहाँ पर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंच गई। इतना अति उत्साह में वो हैं कि साहब मैं ममता बनर्जी जो है वो नरेंद्र मोदी को तो मैं कम से कम उनके क्षेत्र में हरवा ही दूं। कुछ इस तरह की मंशा के साथ वो यहाँ पर आई, जनसभा भी की उन्होंने। तो हम इनसे बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे कि 7वें चरण में अभी स्थिति क्या नजर आ रही है और कुछ जो खास सीटें हैं उनके बारे में मैं प्रखर से ये निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अब चूंकि मऊ से आप हैं और मऊ सबसे हाईलाइटेड इलाका है इस समय पूर्वांचल की अगर बात करूं, मुख्तार अंसारी और दूसरे मुद्दों की वजह से। तो पहले हमें ये बताइए प्रखर के मऊ में अब स्थिति क्या है जब हम बात कर रहे हैं छठे चरण के मतदान के दिन। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे पुनः बात हुई थी पिछले मुझे लगता है 10-15 दिन पहले। और टिकट बंटवारे से पहले जब बात हुई थी तो एक प्रकार से यहाँ पे एक पिछड़ों की गोलबंदी लग रही थी और हम लोग को आशा ये लग रही थी कि शायद ये चुनाव तगड़ा पिछड़ा कुछ ऐसा ऐसा बन जाए बिल्कुल की गोलबंदी एक तरह से एकतरफा हो जाए। और सपा का यहाँ माहौल अच्छा था। अखिलेश यादव ने जो है जन विश्वास यात्रा जब निकाली थी तो काफी यहाँ पे माहौल बना था। लेकिन जब से टिकट बंटवारा हुआ है और अलग अलग तरीके से समीकरण बदले हैं और लगभग और सपा ने जो है टिकट बंटवारे में कुछ गलतियां जैसे की उसकी वजह से जो है, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे काफी अच्छा करती सपा समाजवादी पार्टी मऊ जनपद में। लेकिन उसके बाद टिकट बंटवारे की वजह से और अलग अलग गुटों ने अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया कई जगहों पे किसी का और भाजपा का भी यहाँ पे भाजपा का भी टिकट बंटवारा काफी खराब रहा। और इस वजह से इन दोनों के झगड़े में बसपा भी कई सीटों पे जो है अच्छी फाइट करती नजर आ रही है वर्तमान समय में। सबसे पहले शुरू कर देते हैं मैं स्वयं की जो मेरी विधानसभा है मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा। ये भी विधानसभा लगती है आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ जिले से सटी हुई बिल्कुल विधानसभा है और एससी ये रिजर्व सीट है। एससी माहौल बताता है यहाँ पे। अब यहाँ का थोड़ा सा मैं जातिगत समीकरण एक बार बता देता हूँ। तकरीबन 1.5 लाख तकरीबन यहाँ पे केवल दलित है और दलितों में हम लोग केवल दलित बोल देते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि दलित दलित तो बसपा का ही होगा। लेकिन दलितों में भी तमाम प्रकार की उपजातियां हैं जिनमें पासी, मुशहर, डोम जो बिरादरी एक होती है जो लाश वगैरह जैसे स्मशान घाटों पे ज्यादातर होती है, इस तरह की कई और उपजातियां और उसमें लेयरिंग है और आपसी संघर्ष काफी ज्यादा है। तो जहाँ दलित बहुल आबादी होती तो वहां दलितों का ही वोट बट जाता है हर बार। तो अक्सर ऐसा होता ना कि हम बसपा ही जीतती रही है। लेकिन अब पहले यहाँ से लड़ते थे तमाम जब भाजपा की सरकार आती थी तो श्रीराम सोनकर जी यहाँ विधायक बनते थे और जब सपा की सरकार बनी तो बैजनाथ पासवान जी यहाँ बने और जब बसपा की सरकार बनी तो यहाँ राजेंद्र राम जी जो है विधायक बने। कुल मिला के यहाँ पे जनपद के लोगों का मानना है कि इस सीट पे जो जीतता है सरकार उसी की बनती है। और पिछली बार श्री राम सोनकर जी मात्र 450 वोटों से यहाँ पे जीत पाए थे। तो भाजपा के लिए तो ये बहुत कठिन सीट एक प्रकार से मानी जाती रही है हर बार। जब मैंने पिछली बार आपसे बात किया था तो मैंने ये कहा था कि मतलब भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सीट यही होने वाली है और काफी हद तक नहीं थी। श्री राम सोनकर जी का टिकट पहले हुआ, उसके बाद खुद जो है यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब जगह जगह उनके पुतले फूके, तमाम जगह खूब विरोध हुआ उनका। अंतर मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में रहा और उनका टिकट घोषित करने के बाद वो नामांकन करने जिस दिन गए उसी दिन उनका जो है टिकट काट के श्रीमती पूनम सबूर यहाँ पे संस्कृत की प्रवक्ता है विद्यालय में और उनको जो है टिकट यहाँ पे दे दिया गया। और बसपा ने यहाँ पे अपने धर्म सिंह गौतम को दिया। बसपा का अपना एक बेसिक वोट है जो कि उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सपा ने यहाँ पे गलती की है क्या की कि जो बैजनाथ पासवान जी थे जो यहाँ के सीट होते, अगर वो सीट लड़ते तो बहुत बेहतरीन लड़ते वहां पे, लेकिन उनका टिकट काट के और जो राजेंद्र राम जो बसपा के पूर्व विधायक थे उनको यहाँ पे टिकट दे दिया गया जिनको क्योंकि जनता उनको देख चुकी है और जनता बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया गया बिल्कुल
और बड़ा रोचक हो गया। और अंत में जाके अब स्थिति जब वर्तमान में हम बात कर रहे हैं आज के दिन में, तो वहां पे सपा तीसरे नंबर पर जा चुकी है और बसपा और भाजपा में मुख्य लड़ाई है। और यहाँ पे एक और रोचक बात बता दूं, यहाँ पे 52 गांव क्षत्रिय बहुल है, 52 गांव क्षत्रिय बहुल है। और इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर इसलिए है कि ये लोग मूलतः जो है अमर सिंह जी इस इलाके में थे, और अमर सिंह जी की वजह से ये लोग परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी को ही वोट करते थे। लेकिन इस बार चूंकि योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा है, अन्य कारणों से भी जो है राजपूत वोटों का एक तरफा बिल्कुल रुझान जो है, और राजपूत वोट जैसे बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। तो गांव में अगर है तो एक राजपूत परिवार अगर किसी एक पार्टी के साथ जाता है तो उसके साथ 20-25 अन्य बिरादरी के लोग भी पहुंच जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे पूनम सरोज बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। और मैं तो अभी कल परसों वहां होके आया हूँ, मुझे तो वोट भी देने जाना उसी विधानसभा में। तो वो कड़ी संघर्ष यहाँ पे बसपा और भाजपा के बीच में होगी लड़ाई। और परिणाम बहुत हो सकता है बहुत ज्यादा क्लोज हो, या हो सकता है बिल्कुल एकदम एक तरफा भी हो सकता है, हम तो जाते हैं। तो इस तरह का है। के बाद मऊ सदर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे। मऊ सदर में 2-3 विधानसभा में लगातार उन्होंने प्रचार किया। आज अमित शाह जी आ रहे हैं मोमदाबाद होना इलाके में, और बता दो कल ओवैसी आ रहे हैं, परसों अखिलेश यादव आ रहा है। तमाम लोग का जमावड़ा यहाँ पे लगने वाला है। मऊ सदर की सीट जब घोषित हुई थी, अब्बास अंसारी, शुरू में तो लग रहा था मुख्तार अंसारी ही लड़ेंगे पुनः, उनको परमिशन भी मिल गई थी एमपी एमएलए कोर्ट से, पर कुछ और कारण रहे, क्या कारण रहे, अंत में जो है अब्बास अंसारी जी को यहाँ पे प्रत्याशी नहीं, बना उनके दिया। क्या कारण रहे, ये भी तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या कारण रहे, क्यों नहीं लड़े इस बार मुख्तार अंसारी? शायद जो अखिलेश यादव थे, जो समाजवादी पार्टी के लोग जैसे थे, शायद उनका एक निर्देश था कि मतलब डायरेक्ट उनको न लड़ा के, क्योंकि मुख्तार अंसारी अलग फैक्टर है। लोग सोच रहे हैं कि बेटा ही लड़ रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का लड़ना और अब्बास अंसारी का लड़ना कुछ तो कुछ फर्क कर दे रहा है यहाँ पे वो दिखाई भी दे रहा है। तो मुख्तार अंसारी का लड़ना एक अलग थी, वो भावनाओं में, जैसे भावनात्मक एक अपील होती है मुख्तार अंसारी की, लोग भावनाओं में ही वोट करते थे ज्यादातर समय तक, लेकिन अब वो थोड़ी सी घटी है। अब्बास अंसारी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी से अशोक सिंह, जो आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन 2009 में मन्ना सिंह हत्याकांड एक तो बहुत ही मशहूर हुआ था, मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी। मन्ना सिंह एक ठेकेदार थे और उसमें कुछ रंगदारी वगैरह के विषय में, नगर का यहाँ गाजीपुर तिराहा है, वहीं पे उनका मकान है, और मकान के ठीक सामने ही उनकी जो है गोलियों से उनको भूनकर बिल्कुल हत्या कर दी गई थी। तो अशोक सिंह जी उनके छोटे भाई हैं और वो मुख्य गवाह भी हैं वहां पे, और उसमें वो मुकदमा लड़ भी रहे हैं। तो कल इसी वजह से शायद जो है अशोक सिंह जी को, जब ये हत्याकांड हुआ था तो आपको बता दूं, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी खुद यहाँ पे आए थे और उन्होंने काफी मदद की थी। और वो कल योगी आदित्यनाथ ने कल अपने भाषण में भी उसका जिक्र किया है कि मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे खुलेआम रामलीला में पता नहीं क्या बता रहे थे, कहाँ पे वो हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे अगर सबने वीडियो देखा हो, जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मुख्तार अंसारी का, तो वही एक जीप पे आगे बोनट पे जो है चलते हुए, और तमाम लोगों ने कई तरह की बातें करते हैं। अब उसमें क्या सच्चाई कोई जानता नहीं है, लेकिन उसमें था कि उनके समर्थकों द्वारा कुछ न कुछ भड़काया गया और दंगा भड़का रामलीला, जो कि छोटा सा मामला था, लेकिन वो भड़का और बाद में कई तरह के मतलब व्यापारियों की लूट की घटना तकरीबन हुई। तो इस वजह से अब इसके बाद यहाँ पे भीम राजभर लड़ रहे हैं बसपा से, और कांग्रेस ने लड़ा दिया है माधवेंद्र सिंह को। अब गणित यहाँ का ये है कि यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख 1.20 लाख तकरीबन मुस्लिम और लगभग उतने ही दलित हैं। और दलितों में नोट करने बात यह है, यहाँ पे पासवान जाति 40,000 तकरीबन यादव है, 40,000 तकरीबन चौहान जाति से, चौहान मोनिया जाति जैसे होती है। राजभर है, राजभर यहाँ पे बहुत निर्णायक, कायस्थ है, और सामान्य बिरादरी है, 15,000 वैश्य है, क्षत्रिय 20,000, 15,000 ब्राह्मण, कायस्थ 5-6 हजार, इस तरह से कुल मिला के जोड़ जाके पूरे प्रकार से हो जाता है। सदर की सीट है, शहरी सीटों पे भाजपा मजबूत रही है, लोग कहते जरूर है, लेकिन यहाँ का गणित बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, एक परदहा ब्लॉक, रतनपुरा ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक है रतनपुरा ब्लॉक है। रतनपुरा ब्लॉक शहरी क्षेत्र में पड़ता है, परदहा ब्लॉक रतनपुरा ब्लॉक जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, और परदहा ब्लॉक शहरी क्षेत्र में पड़ता है। शहरी क्षेत्र में श्रवण मतदाता अधिक हैं, वैश्य हैं, तो तमाम तरीके से हर बार जो है, अब मुख्तार अंसारी जीतते थे ज्यादातर वो रतनपुरा ब्लॉक से। रतनपुरा ब्लॉक में दलित हैं, राजभर हैं, और कई और मुस्लिम भी नजरिए भी ज्यादातर है, तो रतनपुरा से वो लीड ले लेते थे, इस वजह से जो है यहाँ पे जीत जाते थे। इस बार चूंकि कैंडिडेट लोकल है अशोक सिंह, परदहा से लड़ रहे हैं, तो इस बार माना जा रहा है कि परदहा ब्लॉक में अशोक सिंह दमदार लेंगे। तो कुल मिला के चला जाता है रतनपुरा ब्लॉक में लड़ाई, वहां पे लड़ाई तगड़ी है, कुछ चीजें बदल रही हैं। बसपा भी जो उसका जो बेस वोट है वो इंटैक्ट है,
जो दलित वोट है उसमें काफी है, कुछ राजभर वोट भी उन्हें मिल रहे हैं। इवन कुछ कल की खबर आई है कि कुछ मस्जिद, शाही कटरा जो मस्जिद यहाँ की है, इमामों ने तमाम बसपा के प्रत्याशी को घोषित कर दिया है तो समर्थन करने के लिए, मोमिनों ने और तरह तरह के लोगों ने। और क्योंकि मुस्लिमों में भी कोई ऐसा थोड़ी ना कि वो है, तमाम लोग मुख्तार अंसारी के विरोध में भी वहां पे हराने में जुटे हुए हैं। यही हाल इधर भी है, इधर भी अशोक सिंह कई लोग हराने में जुटे हुए हैं। तो दोनों तरफ से रस्साकसी है, एक दूसरे मतलब चल रहा है। यहाँ पे ये AIMIM का भी ऐसी है। तो ये सदर की जो सीट है इस पे जो पिछली बार तो 1 लाख से पता नहीं कितने वोट से जीते थे मुख्तार अंसारी, काफी वोटों से जीते थे शायद 8,000 8,000 वोट 8,000 से। अच्छा, तो और पिछली बार जो मुख्तार अंसारी खुद 8,000 वोटों से जीते थे, तो इस बार उनके बेटे की स्थिति उनके मुकाबले स्ट्रॉन्ग लग रही है, कमजोर लग रही है, क्या समीकरण बन रहा है इनका? सर मैं अब मूल मुद्दा यहाँ पे ये है कि चुनाव हो चुका है जातिगत। कल तो हालांकि योगी आदित्यनाथ ने काफी सारी चीजें उसमें की, तमाम, और ध्रुवीकरण उस तरह से है नहीं। मुस्लिम वोटों में भी बिखरा हुआ है, हिंदू वोटों में भी बिखरा हुआ है, और कुल मिला के घूम फिर के फिर वो बात आ जाएगी, जैसे मैंने बताया वही पूरा ब्लॉक में मूल चुनाव घुसेगा और 2-3 बिरादरियां निर्णायक हो जाएंगी, जैसे चौहान है, राजभर है, और दलित जातियों में जो एक सेक्ट है, मुशहर सेक्ट है, वो जो बहुत कमजोर जो तबका है, उसमें जैसे ये जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं उसका भी प्रभाव है। यहाँ के संघ के लोगों ने जो है पूरा प्लान यहाँ बनाया था, तो एक एक कार्यकर्ता जहाँ जो लाभार्थी है वहां वहां पहुंच के उसको वोट करवाने का प्लान है। तो तमाम रणनीति हर तरफ के लोग लगा रहे हैं। कुल मिला के बात मुझे ये नजर आ रही है कि आप अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हो कि मऊ सदर में रिजल्ट रिपीट होगा या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। इसलिए नहीं होगा कि जब लड़ाई शुरू, जब प्रत्याशी जब घोषित हुए तो उस समय ऐसा लगा कि अब्बास अंसारी और अशोक सिंह में मुख्य लड़ाई होगी, लेकिन जब से भीम राजभर धीरे धीरे बसपा जो कि अपना वोट इंटैक्ट करने में सफल रही है, अब क्या लग रहा है कि तमाम लोग अब ये सोच रहे हैं, जैसे जो मुख्तार को हराना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम समय में कौन बेहतर स्थिति में रहेगा, हम उसे सपोर्ट कर देंगे। वही हाल मुख्तार जिताने वालों का है। भीम राजभर को चूंकि हम लोग को लग रहा था कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे शायद इस बार बसपा को, लेकिन तमाम जब चूंकि अगर इमाम खुलेआम अगर ऐसा कह रहे हैं, और बुनकर बाहुल्य क्षेत्र चूंकि यहाँ पे है, तो काफी असर है मस्जिदों में जो इमामों का है। अगर वो यानी कि सपोर्ट 7 तारीख की शाम को भी नहीं कोई बता पाएगा कि कौन जीत रहा है यहाँ से। हाँ सर, बता नहीं पाएगा, लेकिन मैं फिर भी एज देता हूँ अब्बास अंसारी को। अब्बास अंसारी को एज में 2-3 कारण है, जैसे राजभर बिरादरी है, हम लोगों ने यहाँ पे घूमा, राजभर बहुत छड़ी का निशान है यहाँ पे, और अभी भी मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनकी अपने वोट बैंकों पे तो कम से कम अच्छी खासी पकड़ है, और मतलब वो वोट डलवा लेने में कामयाब होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर ऐसा होगा तो फिर बेहतर है, अगर भीम राजभर कुछ वोट काटेंगे तो फिर तो बहुत करीबी मुकाबला हो जाएगा। अच्छा, मुझे आपके जिले से बराबर में लगता हुआ जिला है आजमगढ़, उसके बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है। आजमगढ़ के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात है भी नहीं, ना मैंने कभी इस बारे में किसी से कोई चर्चा की है। और आजमगढ़ में अखिलेश यादव उसे रिप्रेजेंट करते हैं आजमगढ़ को, तो आजमगढ़ में क्या इस बार भी क्लीन स्वीप होगा समाजवादी पार्टी के समर्थन में, या कुछ होगा बदलाव, समीकरण बदलेंगे? आजमगढ़ में कितनी सीटें हैं टोटल? आजमगढ़ में कुल 10 सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटें। और पिछली बार क्या था कि यहाँ पे सिटिंग सांसद थे मुलायम सिंह यादव जी, और मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश, जब सांसद थे और सरकार चूंकि समाजवादी पार्टी की थी, तो आजमगढ़ में काफी अच्छा काम हुआ था। कई सारे ओवरब्रिज बने, सड़कें बनी, चौराहों का जो है सुंदरीकरण हुआ, तो विकास कार्य काफी हुए। यहाँ पे सठियाओं की चीनी मिल खुली, तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे काम कराया। अखिलेश और मुलायम सिंह जी चूंकि खुद थे, उनका खुद सच था, तो उसका असर हुआ। पिछली बार 10 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी, और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जो वो रमाकांत यादव के बेटे जो लड़ रहे थे, अरुणकांत यादव, उनकी उन्होंने निकाली थी। अब इस बार लड़ाई कुछ रोचक हो गई, यहाँ पे AIMIM भी आ गई है, हर जगह पे वो लड़ा रही है प्रत्याशी, और भाजपा भी इस बार थोड़ा सा ज्यादा। बसपा पिछली बार नंबर 2 पे थी और 4 सीटें उसने जीती है। इस बार बसपा की पोजीशन क्या है आजमगढ़ में? सर बसपा कई सीटों पे अच्छी खासी लड़ रही है। उसका जो अपना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो काफी हद तक इंटैक्ट है, और कुछ सीटों पे जैसे कुछ में अलग अलग प्रत्याशियों के भी वोट मिल जा रहा है। जैसे एक सीट बता देता हूँ आपको, लालगंज की सीट सुरक्षित सीट है। अब बड़ा रोचक है कि यहाँ पे आजमगढ़ की सारी सीटों में सबसे अधिक सवर्ण बिरादरी के लोग लालगंज सीट पे हैं, लेकिन जब मायावती की सरकार थी तो उन्होंने जो इस सीट को SC करवा दिया। अब SC सीट हो गई है। लालगंज सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 400-500 वोटों से जो है हार गई थी, 400-500 नीलम सोनकर यहाँ से थी,
और इस बार भी नीलम सोनकर प्रत्याशी हैं, दारोगा सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अरिमर्दन आजाद जो कि सिटिंग विधायक है बसपा से, वो यहाँ पे लड़ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख तकरीबन दलित आबादी है, क्षत्रिय आबादी 40-50 हजार है, भूमिहार आबादी 45 हजार है, ब्राह्मण आबादी 15 हजार है, वैश्य आबादी 10 हजार है, मौर्य आबादी 14 हजार है, और पासवान जो 46 हजार, इसमें पासवान अलग कर दिया है इसीलिए, और मुस्लिम मिला दी करीबन 40 हजार है। तो यहाँ पे यादव सबसे कम है, क्योंकि आजमगढ़ यादव बहुल क्षेत्र है, या आजमगढ़ गाजीपुर इन जगहों पर यादव बिरादरी काफी अच्छी तौर पे है, लेकिन इस सीट पे पर्टिकुलरली यादव मतदाता कम है, इसीलिए यहाँ पे लड़ाई जो है अंत में जाते जाते आपको भाजपा और बसपा के बीच में होती नजर आएगी। लास्ट में जाते जाते सपा यहाँ पे लड़ेगी, उसका अपना कुछ वोट यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, लेकिन लड़ाई 2 लोगों में ही होगी, बसपा और भाजपा। बीजेपी ने यहाँ पिछली बार कौन सी सीट जीती थी आजमगढ़ में? फूलपुर पवई सीट, जो रमाकांत यादव के जो पुत्र हैं थे, अरुणकांत यादव जी, वो लड़े थे। वो मुझे लगता है कि वो तो अपने कैंडिडेट अपने दम पे वो चुनाव लड़े थे और जीते थे, उस पे भाजपा का कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता। नहीं तो इस बार क्या, इस बार जैसे कि पिछली बार 9 सीटें सपा और बसपा के बीच में बटी, तो उसमें कहीं बीजेपी घुस रही है वहां पे, या फिर बसपा सपा फिर भी इसी रेशो में रहेंगी वहां? 3-4 सीटों पे वहां पे बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ी, 3-4 सीटों पे। और जैसे ये लालगंज की सीट हो गई, इसके अलावा एक गोपालपुर वाली सीट हो गई, सत्येंद्र राय जी वहां पे से लड़ रहे हैं। एक राम जो फूलपुर पवई वाली सीट भी है, उसमें रामसूरत राजभर लड़ रहे हैं भाजपा से, तो वो भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा अतरौलिया की सीट है जहाँ संग्राम यादव लड़ रहा है निषाद पार्टी से, प्रशांत कुमार सिंह लड़ रहा है। नुकसान किसको हो रहा है इस बार, बसपा को या सपा को? नुकसान यहाँ पे ज्यादातर बसपा को और सपा को ही होगा, क्योंकि भाजपा के लिए तो गेन करने के लिए यहाँ पे सब कुछ है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में से 5 सीटें सपा की थी और 4 बसपा की थी, तो किसका नीचे जा सकता है ग्राफ? बढ़त यहाँ पे सपा ही रहेगी, ज्यादातर सीटें यहाँ सपा जीतेगी, और बसपा और बीजेपी माइनर ही यहाँ पे रहेगी ज्यादातर सीटें। लेकिन चूंकि भाजपा यहाँ पे जीती ही नहीं है जब सीटें, तो वो जो भी करेगी वो गेन करेगी, और सपा अगर जीती सीट अपनी हारेगी तो वो लूज करेगी, इस तरह से सीटें। हालांकि यहाँ पे तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीट जीत रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी एक और रोचक आपको सीट बता दूं, मुबारकपुर सीट है, यहाँ से श्री अखिलेश यादव लड़ रहा है, और प्रत्याशी का नाम श्री अखिलेश यादव है, और बस मुझे पता है अखिलेश यादव नाम के प्रत्याशी एक मैदान में है। 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, कांग्रेस ने भी यहाँ पे दिया है, बसपा ने भी दिया है, और एआईएमआईएम की जो एकमात्र सीट मुझे पूरी उत्तर प्रदेश में लगती है जो निकल सकती है, वो यहाँ पे है गुड्डू जमाली। बहुत फेमस नाम है, और उनका काम या जो भी उनका लोगों से जुड़ा रहा। गुड्डू जमाली तो मायावती के साथ रहे हैं पहले, तो इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने वो छोड़ के एआईएमआईएम में चले गए, और उनका अपना इतना बेस वोट है जिसकी वजह से लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं। और टक्कर मूल वहां पे सपा की प्रत्याशी अखिलेश यादव और एआईएमएम की प्रत्याशी गुड्डू जमाली में हो रही है। बहुत कड़ी प्रतिद्वंदता है। अगर उत्तर प्रदेश से पूरे मतलब इस इलाके में तो कम से कम कोई एक सीट जो निकलती नजर आ रही है मुझे एआईएमएम की, तो वो यही सीट हो सकती है। कल यहाँ पे ओवैसी रैली करके गए हैं, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मुबारकपुर वाली सीट पे निकल सकता है। यहाँ पे अजीत अंजुम जी आए थे अभी कल ही, तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था यहाँ पे कि ये सीटें निकाल सकती है। तो आपके हिसाब से आजमगढ़ में सीन इस बार, जैसे सपा की आप पिछली बार 5 सीटें थी, 5 तो कम से कम रहेंगी या बढ़ सकती है? मुझे लगता है 5-6 निकल सकती है। 3-4 सीटों में कुछ बस 1-2 बसपा 1-2 भी भाजपा निकाल सकती है। ये भी बहुत क्लोज होगा फाइट यदि, क्योंकि जैसे एक निर्णायक बात और बता दूं, जैसे मैंने जो क्षत्रिय वोटों की बात की थी, अमर सिंह जी यहाँ के बहुत कदावर नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से शुरू से जुड़े रहे, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से अखिलेश यादव ने उनकी अनदेखी की एक तो और अंत में फिर उनकी अब तो दुनिया में भी नहीं है। और क्षत्रिय वोटों का हमेशा से समाजवादी पार्टी प्रति जो है झुकाव यहाँ पे रहता था। तो कई सीटों पे क्षत्रिय है, और क्षत्रिय बहुत इन्फ्लुएंसर जाती है आजमगढ़ में, काफी उसका उनका प्रभुत्व है हर जगह पे। और इस वजह से, और इस बार वो लॉबी क्योंकि भाजपा के साथ है, तो इस वजह से भाजपा यहाँ पे कुछ फाइट कर पा रही है। अन्यथा तो यहाँ पे ज्यादातर सपा बसपा का ही चलवा रहा है, लेकिन इस बार वो जाती है भाजपा के साथ, और उसका असर देगा। और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे काफी मेहनत की है। वो अपने पूरे कार्यकाल में मुझे लगता है 20 से 25 दौरे किए हुए हैं बढ़ के यहाँ पे आने, और अभी आज फिर से अमित शाह जा रहे हैं, आज फिर वो शायद जाएंगे, तो तमाम उनकी रैलियां कुछ तो उसके पे काफी ध्यान है भाजपा का। और क्योंकि भाजपा के लिए यहाँ पे गेन करने लायक है सीटें, वो यहाँ पे गेन कर सकती है। तो वो जीती थी, यहाँ पे वो गेन कर सकती है, तो गेन करने में इसलिए जो है यहाँ पे जोर लगा हुआ है आजमगढ़ की सीट पे। गाजीपुर के बारे में बताइए कुछ।
गाजीपुर भी बगल में ही लगती हुई सीट है, और गाजीपुर की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है जहूराबाद सीट। और जहूराबाद में भी हम लोग हमारे मित्र लोग परसों गए थे वहां पे सीट। मूल मुद्दा यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार सारे जो भी तीनों कैंडिडेट हैं वो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, सारे के सारे। ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार जीते थे, कालीचरण राजभर जी बसपा से लड़ चुके हैं 10 साल, वो भी विधायक रह चुके हैं। और शादाब फातिमा जो कि बसपा से लड़ रही हैं, वो भी यहाँ पे 5 मंत्री साल रही है ये तो। हाँ हाँ मंत्री रही हैं, और काफी उनका तो काफी नाम उस क्षेत्र में रहा। वो शिवपाल खेमे की थी क्योंकि, और 2017 में जब इन लोग का हुआ तो इस वजह शिवपाल से के साथ चली गई थी। हाँ टिकट मिल गया। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी टिकट देगी, लेकिन शिवपाल यादव को केवल 1-2 सीट दे के निपटा दिया गया है। आपको भी पता है वो हरिओम यादव जी थे, वो भी लड़ रहे थे शिवपाल यादव की वजह से, नहीं तो नहीं हुआ। तो भाजपा में चले, ये बसपा में चली है। तो जब ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता हो गया फिर तो चांस वैसे ही नहीं बन रहे थे इनके। ऐसे भी नहीं बन रहे थे। तो ओम प्रकाश राजभर शुरू में वो शिवपुर लड़ने जा रहे थे, बस भारतीय जनता बनारस लड़ने जा रहे थे, चाह रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ उनको लगा होगा, शायद हवा पानी सही नहीं नजर आई होगी, इसलिए वो वापस आ गए। अब यहाँ का क्या है कि यहाँ शिवपुर से तो बेटे को लड़ा दिया है उन्होंने। हाँ उन्होंने बेटे को लड़ा दिया है, तो अपने आप सेफ सीट चुन ली और बेटे को रिस्क में डाल दिया। रिस्क में डाल दिया, और ऐसा रिस्क में डाल दिया कि वहां पे पता नहीं क्या ही हो जाए। कल से जो है मोदी जी 2 दिन वहां रहने वाले हैं, और अगर उन्होंने नोटिस को घुमा दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा वहां पे। कुछ वहां का कोई परिणाम कोई एक्सपेक्ट करता ही नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का जहूराबाद के बारे में बताइए, क्या समीकरण बन रहा है यहाँ पे 75,000 दलित है, और यहाँ पे बसपा ही जीतती रही है। पहली बार सपा यहाँ पे जीती थी जब शादाब फातिमा यहाँ जीती थी, उसके अलावा यहाँ पे बसपा ही जीतती थी हमेशा से। दलित 75,000, राजभर वोट 65,000, राजभर वोट 65,000 है, इसीलिए शायद ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ चुने थे। यादव वोट 40,000 है, चौहान वोट 35,000 है, मुस्लिम भी 25,000 है, ब्राह्मण 15,000 है, सवर्णों की कुल आबादी मिला के 25,000 वो भी तकरीबन हो जा रही है, क्षत्रिय और भूमिहार आबादी मिला के। यहाँ पे क्या हुआ कि ओपी राजभर जो है हमेशा लड़ते थे, 2012 में भी लड़े थे, 2007 में भी लड़े थे, चुनाव लड़ते रहते, लेकिन वो वहां पे जीत नहीं पाए। पहली बार जब उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी से, तो सवर्णों का भी कुछ वोट मिला, लहर थी चूंकि, तो चुनाव वहां से जीत गए। अब इसके बाद चूंकि वो 5 साल वहां रहे ही नहीं, 2 साल के बाद ही मंत्री बन के छोड़ के चले आए, इसकी वजह से क्षेत्र चूंकि होता है ना, लोग यहाँ कहते हैं कि तो 5 साल तक शीशा ही नहीं खुला इनका, तो इस तरह से वहां पर विरोध है। और शुरू में विरोध काफी ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कई हद से हुई। एक ऑडियो यहाँ वायरल हुआ जिसको मैंने आपको भेजा भी था, जिसमें यहाँ के कार्यकर्ताओं की शिकायत कर रहे हैं कि आप आते नहीं है, ये है वो, कुछ ऐसा। इसके अलावा इन्होंने बयान नर्वस है ओम प्रकाश राजभर, बस है, और नहीं उसका एक मूल कारण था, जैसे इन्होंने बयान दे दिया था कि सवर्णों का 6 इंच काट के छोटा कर देंगे, ऐसा कुछ समथिंग इस तरह से तमाम प्रकार के इनके वीडियो वायरल होते रहे उल्टा पुल्टा बोलने के। इस थोड़े बड़बोले टाइप के तो हैं ही, मीडिया में उनके पीछे हमेशा घूमता रहता है। सारे गठबंधन में सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को जितना नहीं मिलता होगा महत्व, उससे ज्यादा प्रोटेस्ट तो जो है ओम प्रकाश राजभर इस चुनाव में देखते हैं। तो अब वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, समीकरण उनके हिसाब से ठीक है, राजभर, यादव, चौहान, मुस्लिम, ये सब मिला के ठीक ठाक उनके पास वोट है। शादाब फातिमा भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है उनके साथ। कुछ लोग तो यहाँ बता रहे हैं कि शायद वहाँ की जो सवर्ण लॉबी है वो भाजपा को छोड़ चुकी है और पूरी तरीके से शादाब फातिमा जुटी रही है कि किसी तरह से हराना है राजभर को हराने के लिए। हाँ, राजभर को। यही अल्फाजिल नगर में भी हुआ, वहां पे भी पूरी ब्राह्मण लॉबी जो भी मतलब जो भी सवर्ण थे वो सब लोग जुट गए बिल्कुल हराने के लिए। यही हाल हमारे यहाँ घोसी में दारा सिंह चौहान का हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे समीकरण बैठे हैं और इसीलिए सीट फंस गई है। कालीचरण राजभर को अब मैं, क्योंकि आज हम लोग 3 तारीख को बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कालीचरण राजभर अब यहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि जब अगर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हाँ जो बीजेपी प्रत्याशी है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप हराने पे चाह रहे हो, जो भी लोग वहां पे लॉबी जो हराना चाहती है वो चाह रही है कि कौन बढ़त पे है, कौन हरा सकता है, तो इस हिसाब से वो शादाब फातिमा को करेंगे। शादाब फातिमा जो कैंडिडेट बहुत अच्छी है, तो यानी कि आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए जो महिला प्रत्याशी हैं उनकी तरफ लामबंदी हो रही है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर के विरोधी वोट बट न जाए। हाँ, ये अब हो रहा है और ये बहुत तेजी से हो रही है वहां पे, और इसकी भनक नहीं लग रही है लोगों को, लेकिन ये हो रही है क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार लोग भी वहां पे हैं और हमको इस लिहाज से मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। और वहाँ का अधिवक्ता समाज हुआ, वहाँ के व्यापारी वर्ग हुए, मतलब वो सारे जुटते जा रहे हैं धीरे धीरे करते करते हराने के लिए कि बस ओम प्रकाश राजभर को हरा दें किसी तरह हराने के। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो है ओम प्रकाश राजभर वहां मजबूत है और मैं एज उन्हीं को दे रहा हूँ आज भी। मैं नहीं मानता कि वो हार जाए, बहुत करीबी अंतर हो जाए,
लेकिन वो हाँ शायद ही हराना मुश्किल है उन्हें, और वो अपनी जगह पे जीत जाए, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। आशा आ रहा है कि मंत्री बन जाएंगे कल को, सरकार आने की हवा है कि हाँ सपा की सरकार आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये भी हो रहा है, तो लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो इनके बेटे की स्थिति क्या है जो शिवपुर से लड़ रहे हैं वाराणसी से? शिवपुर की सीट असल में सर पिछली बार क्या हुआ था, हाँ। पिछली बार हम लोग तो बनारस में ही थे, उस समय हम लोग पढ़ते थे वहां पे 2017 चुनाव के समय में, और चुनाव वहां पे फंसा हुआ था, कैंडिडेटों से काफी नाराजगी थी, तमाम प्रकार के प्रत्याशी बदलेगा, ये हुआ वहां पे, जैसे समीकरण में तमाम कुर्मी मतदाता कहीं है, कहीं ब्राह्मण, कहीं काया, ऐसे था, तो मेरा बनारस था। लेकिन जैसे ही जो है अंतिम 2 दिनों में मोदी जी वहां पे आए, और उन्होंने 2-3 ताबड़तोड़ रैलियां की और तमाम रोड शो वगैरह करना शुरू किए, और उसके बाद जब परिणाम आए तो बिल्कुल चौंक गया। मतलब ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती वहां जीत पाएंगे, और काफी बड़े बड़े मार्जिन से वहां जो है भाजपा चुनाव निकाल ली गई। अब शिवपुर की जो सीट है, शिवपुर की सीट अगर बनारस में जो भी लोग होंगे जानते होंगे, वो सारनाथ वाला जो एरिया है, पांडेपुर, आशापुर, जो आउटर के जो भी एरिया है, जो गाजीपुर से लगते हुए सीमांचल वाले जो इलाके हैं, और जौनपुर से लगते हुए इस साइड से, उसमें वो पड़ता है एरिया। राजभर वोट भी वहां पे है, कुर्मी वोट वहां पे है, और सवर्ण लावी भी काफी वहां 20% सवर्ण भी काफी ठीक ठाक है, वैश्य मतदाता, क्योंकि मार्केट एरिया है। तो ऐसी सीट है, और वो सीट कुल मिला के मुफीद तो नहीं है इन लोगों के लिए, और अरविंद राजभर को वहां पे फंसा तो दिया है, चुनाव बहुत फंसा हुआ है। अनिल राजभर जो योगी सरकार में मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और हरा पाना उन्हें बिल्कुल ही मुश्किल है। तो कुल मिला के वहां पे सीट तो बहुत ही बुरी फंसी हुई है, और आज नहीं, शायद बुरी ममता फंसी बनर्जी हुई जैसे है अपना किसके? है, तो वहां बुरी फंसी हुई है किसके लिहाज से? मतलब जो इनके बेटे हैं अरविंद राजभर, वो जीत नहीं पाएंगे वहां से? अरविंद राजभर जी के लिए बहुत बुरी फंसी हुई है, क्योंकि जैसे आज रैली है वहां पे, ममता हम्म। बनर्जी आ रही हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, सब सारे जितने गठबंधन के घटक दल हैं, वो सारे वहां जुटान उसी सीट पे हो रहा है, वहीं पे रैली है, और उसी सीट पे जुटान हो रहा है। और देखते हैं क्या असर होता है, क्योंकि कल परसों तो यहाँ पे मोदी जी रहेंगे, हम्म। और अगर रहा, अगर कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ चमत्कार नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि वहां पे अनिल राजभर जी आसानी से जो है चुनाव निकाले जाएंगे, अगर बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं हो गया तो। और सीटें वहां पे और हैं। वाराणसी की बाकी विधानसभा सीटों के बारे में क्या आपका प्रेडिक्शन है? जैसे आपको मेरी बात को जवाब से दो, मुझे लगता है 5 से 6 जो कैंट की सीट है, उत्तरी सीट है, ये सब सीटें मतलब लगभग वहां पर बीजेपी हर जगह है, जिसमें पिंजरा हो गया, अजगरा हो गया, 1-2 सीट जो मैं फंसी फंसी बता सकता हूँ, एक वाराणसी दक्षिणी है, जिसमें विश्वनाथ कॉरिडोर, हम लोग अयोध्या की बात कर रहे हैं, वैसे ही वाराणसी दक्षिणी सीट है, वहां पे दीक्षित जी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहां पे व्यापारी वर्ग में, और कुछ लोग के घर वर टूटे थे चौड़ीकरण में, उसकी वजह से कुछ नाराजगी है, और जो कुछ वहां पे वो नया काम चल रहा था कॉरिडोर वगैरह का। की वजह से नाराजगी है, और मुस्लिम भी है उस इलाके में। तो दक्षिणी सीट तो हालांकि 30-40 साल से वहां पे भाजपा और जनसंघ जीत रहा है, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं फंसी हुई है, लेकिन फंसी फंसी लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे फिर वही बात है कि अब अगर नरेंद्र मोदी जी कल अगर परसों वहां रहेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो यहाँ से चुनाव फिर से निकल ही जाएगा। तो इस तरह की सीट है। एक सेवापुरी की सीट है, जहाँ कुर्मी बहुल इलाके हैं, जो कि इलाहाबाद वाले जो वो चंदौली वाले बॉर्डर पे लगता है, वो इलाका कुर्मी बहुल वो क्षेत्र है, वहाँ सुरेंद्र पटेल जी लड़ रहा है, वहाँ पे कुछ कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है। तो तमाम इसी प्रकार की नाराजगी। वहाँ अरविंद शर्मा जो गुजरात गार्डर के जो आईएएस थे, वो तकरीबन 20-25 दिन से वहाँ पे डेरा डाले हुए बनारस में, और सारी बनारस की सीटों पे उन्होंने जो है भ्रमण किया, तमाम जगह पे संपर्क करके, और जो भी समीकरण जो बिगड़े थे वो बिगाड़ करने की कोशिश की। और वाराणसी में लोग कुछ भी कहें, भाजपा वहां मजबूत है, संगठनात्मक रूप से, जातिगत समीकरण के रूप से, हर तरह से वो मजबूत है। और मैं 5 से 6 सीटों पे आज भी लगभग लगा देता हूँ, मैं 2 से 3 सीटों पे ही केवल वहां पे लड़ रहे हैं। 2 सीट पे जो है सपा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लड़ रहा है, और 1 सीट पे जहाँ पे अजय राय जी लड़ते हैं पिंजरा, वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी लड़ रहा है, मतलब फाइट में। अजय राय की स्थिति क्या है? अजय राय जी ठीक है, वो उनके अपने वोट बैंक अपना उनका सॉलिड है, वहाँ के अच्छे प्रत्याशी वहां पे रहे, पकड़ है वहां वोट वहाँ पे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो आज फाइनल हो जाएगा जो भी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपको क्या लगा? फाजिल नगर के बारे में अगर कुछ बताएं थोड़ा सा। मेरे लोग हैं वहाँ पे, मतलब कई लोग पहचान के वहाँ पे हैं, और कुशीनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, ये सब ब्राह्मण बाहुल्य बेल्ट है, ब्राह्मण बेल्ट कहते हैं हम लोग इसको, और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है हर जगह पे, सैंथवार जाति वहाँ पे। अब मूल मुद्दा वहाँ पे क्या हुआ कि फाजिल नगर पे ये जो है पडरौना से लड़ना चाहते थे चुनाव, पडरौना से ये विधायक थे।
अब बड़रौना के लोग यहाँ पे इनको जानते थे, जिससे जो इनकी सजाती जो वोट है, जो कुशवाहा जाति के जो भी लोग आगे वोट है, वो इनको जानते थे वहाँ पे। अब इन्हें पता नहीं क्या किसने ये बोला, मतलब किसने ये सलाह दे दी, वो वहाँ जीती हुई सीट छोड़ के, और जैसे ही चतवा जाति के जो आरपीएन सिंह जैसे ही यहाँ पे शामिल हुए, और वैसे ही ये पलटा खा के फाजिल नगर चले गए, और फाजिल नगर में वो वैसे मुझे लगता है कि इनका जो फाजिल नगर आने का मामला है, उसका आरपीएन से कोई मतलब नहीं है। आरपीएन इतने पावरफुल नहीं थे कि इन्हें हरवा देते वहां पे। सर आरपीएन पावरफुल नहीं थे, लेकिन आरपीएन क्या है कि जो कांग्रेस की जो जिला कमेटी पूरी जो है वहां की, आप देखिएगा अजय लल्लू चुनाव हारने वाले हैं वहां पे, जो अजय लल्लू लड़ रहे हैं वहां पे सीट से लड़ते हैं अजय लल्लू। जो स्ट्रक्चर था, सारे जितने पदाधिकारी थे बूथ लेवल के, वो सारे के सारे छोड़ के आरपीएन सिंह के साथ भाजपा में आ गए। लोगों को केवल आरपीएन सिंह पूरी चली गई थी लॉबी। हाँ, कांग्रेस का स्ट्रक्चर ही गायब हो गया, और अजय लल्लू भी चुनाव हार सकते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी शायद चुनाव हार सकते हैं। हम ब्राह्मण लोग हैं, कुशवाहा वोट है, वैश्य समाज के लोग वोट है, और वहां पे सहतवार जाति भी अच्छी खासी संख्या में है, तो समीकरण, और भाजपा भी पिछली बार जीती भी थी, और जो जीती थी उन्हीं के बेटे को टिकट मिला हुआ है। कल परसों का मैटर हो गया तो उससे और पोलराइजेशन हो गया, उसे बाहरी भीतरी का जो है जिसे होता है एक ऐसा वहां बंटवारा हो गया है, और वहां पे भी एक लॉबी ऐसी है जो हर हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हरवाना ही चाहती है, किसी तरह से हरा ऐसी लॉबी काम कर रही है, तो वहां पे बहुत मुश्किल हो गया है। और चूंकि उन्होंने सीट बदल दी, अगर उस सीट पे जहां वो 5 साल से विधायक थे, तो उनके कुछ न कुछ रिसोर्सेज होते, वहां पे वो अपना दमखम लगा सकते थे, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, और निश्चित रूप से सरकार अगर बनती तो मंत्री बनते, तमाम काम करवा सकते थे, वहां के लोगों को लगता है कि हम हमारे काम करवा सकते हैं, लेकिन उनको वहां पे उनके पूरे सजाती वोट भी नहीं मिल पा रहे हैं। सजाती वोटों में बंटवारा है कि जो है बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी उसी जाति का है, और वो तो लोकल है, तो इस वजह से भी जो है वहां पे मुश्किल फंस गई है, सीट वहां फंसी हुई है। परसों जो है वहां पे पथराव हो गया, कल जो है उनके पुत्र जो है वहां पे शायद पैसे बांटते हुए पकड़ गए, पुलिस उठा ले गई, और शायद कैश की बरामदगी हुई, तमाम तरह के हल्ले चल रहे हैं, देखते हैं, लेकिन वो सीट बिल्कुल फंसी हुई है। और जितने लोग ये छोड़ के आए थे पिछड़ों का हल्ला करके, तो उसमें मैं तो फिर भी ओम प्रकाश राजभर को कुछ दूंगा कि हाँ वो 2 साल मंत्री रहने के बाद ही छोड़ दिया उन्होंने पद, अंतिम मतलब 5 साल तक सुख नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने 5 साल तक जो है पूरा सुख होगा और मंत्री रहे, उसके बाद फिर अंतिम में पिछड़ों का नारा देखिए, जैसे दारा सिंह चौहान है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, लोगों को जनता जो है बहुत ज्यादा ये जो अभी खास तौर से जो अभी लोग हाल ही में जो बीजेपी छोड़कर सपा में गए थे, इन सभी की हालत खस्ता है। इधर यहाँ सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी जो है वो फंसे हुए हैं पूरी तरह से चुनाव में। 10-11 विधायक थे, उसमें तकरीबन लगभग सभी को टिकट मिल गया वापस, और सभी की वो उन्होंने कमजोर किया वहां प्रत्याशी वो, जैसे यहाँ पे दारा सिंह चौहान कोसी की सीट जो है, अब यहाँ से सुधाकर सिंह कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के, वो जयप्रकाश नारायण के जमाने से वो समाजवादी नेता रहे हैं, और विधायक भी थे पिछली बार 2012 में, और इस बार वो लड़ते तो बहुत लोग आसानी से यहाँ से चुनाव लगभग हो सकते जीतते, ऐसा लगता था लोगों का, उनको टिकट न देकर दारा सिंह चौहान को दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया है, और अब वो इंतजार में बैठे हैं तो सुधाकर सिंह जी कि अंतिम समय में उन्हें कौन हराएगा। और अब तो लोग बस यही कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जी अंतिम समय में अगर किसी सही प्रत्याशी को, मतलब जो जीत रहा हो उसको अगर सपोर्ट कर दिए, तो दारा सिंह चौहान का भी हारना यहाँ पे लोग तय मान रहे हैं। यहाँ पे लोग तो बड़ी बस मतलब बिल्कुल विचित्र स्थिति हो गई है, और बाहर कमेटियां जो समझ रहा है जमीन में धरातल पे कुछ और दिख रहा है। यहाँ मतलब चौहान जो वोट है, जो जिस जाति से दारा सिंह चौहान आते हैं, वहाँ सजाती वोट भी उनको ढंग से नहीं मिल पा रहा है। गोलबंदी, हर तरफ की गोलबंदी है, और चलिए उसी दिन वोट मजा आने वाला है। अभी जो है छठे का भी और आने वाला है, कुछ चौंकाने वाले परिणाम सामने आने वाले हैं। मैं ओपी राजभर को जो है एज देता हूँ, बाकी सारी सीटें फंसी हुई है, ओपी राजभर को एज देता हूँ, वहाँ पे जाति का समीकरण भारी है, अदरवाइज नहीं तो उनकी भी सीट फंसी होती, क्योंकि वो सेम इतनी ऐसा सीट है कि तो आप ओपी राजभर और अब्बास को जो है एज दे रहे हो, आप दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और अरविंद राजभर को हारा हुआ मान रहे हो। मैं उनकी फंसी सीट मान रहा हूँ। अरविंद राजभर की आप कह सकते हैं कि हाँ वो सीट हार जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का तो आज ही चुनाव हो जाएगा, दारा सिंह चौहान यहाँ पे 4 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं कब किस करवट बैठता है। चलिए फिर आपसे 7 मार्च को बात करेंगे, जब आपके यहाँ मतदान हो जाएगा। और देखिए वीडियो हमने तय किया था 15-20 मिनट में निपटाएंगे, हम 35 मिनट हमें हो गए बात करते, पता ही नहीं लगा समय कब तक गुजर गया। बड़ा दिलचस्प रहा, और आपसे प्रखर हम फिर से जुड़ेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।